जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज सामान्य हिंदी प्रैक्टिस सेट पार्ट 7 कराने जा रहे हैं, तो देर न करते हुए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न है करकस। करकस का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनें। कठोर, विवेकी, मधुर, विनम्र। तो करकस का विलोम इसमें से क्या होगा। करकस का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनें। कठोर, विवेकी, मधुर या विनम्र। तो करकस का विलोम क्या होगा। तो करकस किसका विलोम है। तो करकस है मधुर का। इसका आंसर क्या होगा, सी, यानी करकस मधुर का विलोम है। अगर बात करें कठोर, तो कठोर किसका विलोम है। तो कठोर है कोमल का। अब विवेकी, विवेकी है अविवेकी का। और विनम्र, विनम्र है धृष्ट का। विनम्र किसका विलोम है, यह है धृष्ट का। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न तरफ। तो अगला प्रश्न है निर्देश प्रश्न संख्या 2 और 3 वाक्यांशों के लिए एक उचित विकल्प चुने जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो। उसे क्या कहते हैं, इंद्रजेय, इंदु, इंद्रजीत या जितेंद्रिय। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो। तो जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है इंद्रजीत। चलिए अगला प्रश्न है उच्च कुल में पैदा व्यक्ति क्या कहलाता है, धनी, सवर्ण, श्रेष्ठ या कुलीन। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो उच्च कुल में पैदा होने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, वह कहलाता है कुलीन। चलिए अगला प्रश्न है ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दें, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य या निषेधवाचक वाक्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इच्छावाचक वाक्य। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, इसमें क्या है, इसमें इच्छावाचक वाक्य है। अगला प्रश्न है श्री गणेश का विलोम शब्द क्या है। श्री राधा, इतिश्री, विनाश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो श्री गणेश का विलोम क्या होगा। तो श्री गणेश मतलब होता है प्रारंभ करना। तो इतिश्री, इतिश्री मतलब क्या होता है, समाप्त करना। चलिए अगला प्रश्न है फूल का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से एक शब्द है जो कि फूल का पर्यायवाची नहीं है, वह कौन सा है। सुमन, पुष्प, तनुजा, कुसुम। तो बताइए इसमें से फूल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो वह है तनुजा। तनुजा फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तनुजा मतलब क्या हुआ, बेटी हुआ या पुत्री। बेटी या पुत्री का पर्यायवाची तनुजा है। चलिए अगला प्रश्न है किस रस को रसराज कहा जाता है। वीर रस, हास्य रस, श्रृंगार रस या शांति रस। तो किस रस को रसराज कहा जाता है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो श्रृंगार रस को क्या कहा जाता है, रसराज कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है मन रे तन कागत का पुतला, लागे बूंद विनस जाय छिन में, गर्व करे क्या इतना, इन पंक्तियों में कौन सा रस है। भक्ति रस, श्रृंगार रस, करुण रस या शांत रस। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शांत रस। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा शांत रस। चलिए अगला प्रश्न है जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है वह कहलाता है दोहा, सोरठा, रोला या चौपाई। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौपाई। जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है चौपाई छंद। चौपाई एक कैसा छंद है, तो यह एक सममात्रिक छंद है। चौपाई एक सममात्रिक छंद है। चलिए अगला प्रश्न है कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है परिजात, कल्पतरु, देववृक्ष ये सभी। तो कल्प वृक्ष का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो कल्प वृक्ष का पर्यायवाची शब्द परिजात भी होता है, कल्पतरु भी है, देववृक्ष भी है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। चलिए अगला प्रश्न है
हिंदी की आदि जननी क्या है? पाली, संस्कृत, अपभ्रंश, प्राकृत। तो हिंदी की आदि जननी क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संस्कृत। हिंदी की आदि जननी क्या है? वह है संस्कृत। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर, 14 सितंबर, 11 जून या 15 सितंबर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 सितंबर। हिंदी दिवस की बात की जाए, हिंदी दिवस मतलब राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अब अगर अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। चलिए अगला प्रश्न है, दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम स्थान न प्राप्त कर सका। नीचे दिए गए विकल्पों में से इस वाक्य में रेखांकित शब्द की वर्तनी शुद्ध कीजिए। अध्ययन का इसमें शुद्ध क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अध्ययन का शुद्ध इसमें क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी अध्ययन होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अविकारी शब्द क्या होता है? संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, विशेषण। तो बताइए अविकारी शब्द क्या होता है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अव्यय। अविकारी शब्द क्या होता है? वह होता है अव्यय। अगर बात करें इसकी परिभाषा, तो जिन शब्दों के रूपों में लिंग, वचन और कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वहाँ क्या वह शब्द ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? तो ऐसे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है 32, 34, 33, 36। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 33। हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजनों की संख्या है? तो वह है 33। चलिए आगे दिया हुआ है, प्रश्न संख्या 16 से 20 निम्नलिखित काव्यांश को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर विकल्पों में से चुनकर लिखिए। चलिए, कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माटा। कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माथा। तेरी राह रोकते पाहन, कुछ भी बन कायर मत बन। ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना। मानवता ने तुझको सींचा, बहा युगों तक खून पसीना। चलिए, तो ये हुआ पोयम, कविता। तो इसके आधार पर प्रश्न दिया हुआ है, कवि क्या करने की प्रेरणा दे रहा है? कवि क्या करने की प्रेरणा दे रहा है? गम के आंसू पीने की, आत्मसमर्पण की, रुकावटों को ठोकर मारने की, या कुछ भी न बनने की। तो इस कविता में कवि ने क्या प्रेरणा दे रहा है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी रुकावटों को ठोकर मारने की। अगला प्रश्न है, इन पंक्तियों में कायर का अर्थ क्या है? सहज, समझौतावादी, चालाक या दुष्ट। तो इसमें इन पंक्तियों में कायर का अर्थ क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समझौतावादी, यानी कवि के अनुसार कायर वह व्यक्ति है जो जीवन की कठिनाइयों में से समझौता कर लेता है। चलिए अगला प्रश्न है, कुछ भी बन बस कायर मत बन, कवि ने क्यों कहा है? कुछ भी बनना आसान है, कुछ भी बनना मुश्किल है, कायर मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, कायर मनुष्य अच्छा नहीं होता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कायर मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, यानी कवि कायर न बनने की प्रेरणा दे रहा है क्योंकि कायर व्यक्ति का जीवन व्यर्थ होता है। चलिए अगला प्रश्न है, पाहन शब्द का पर्यायवाची है मेहमान, पैर, पत्थर या पर्वत। तो पाहन शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो पाहन का शब्द होता है पर्यायवाची पत्थर, यानी पाहन का पर्यायवाची क्या होता है? पत्थर। चलिए अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है? आदर्शवादी, समझौतावादी, खून पसीना बहाकर
या रुकावटों को ठोकर मारना। तो कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समझौतावादी। जो लोग अपने जीवन से समझौतावादी कर लेते हैं उनका जीवन क्या होता है? व्यर्थ होता है। समझौतावादी व्यक्ति से अर्थ यह है कि दुखों और कठिनाइयों को सहते रहना। चलिए अगला प्रश्न है, इस समास में पहला पद संख्यावाची होता है कौन? अव्ययीभाव समास में, द्विगु समास में, द्वंद्व समास में या कर्मधारय समास में? तो कौन सा समास है जिसमें पहला पद संख्यावाचक होता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्विगु समास में। द्विगु समास में पहला पद क्या होता है? संख्यावाचक होता है। चलिए अगला प्रश्न है, राजपुत्र। राजपुत्र में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या कर्मधारय समास? तो राजपुरुष में कौन सा समास है? तो इसमें है तत्पुरुष समास। राजपुत्र का मतलब क्या हुआ? राजा का पुत्र, यानी राजा का पुत्र। इसमें विभक्ति क्या आ रहा है? का। और जिस समास में विभक्ति का लोप हो वह समास क्या कहलाता है? तत्पुरुष समास कहलाता है। तो यहाँ जगह राजा का पुत्र हुआ यानी विभक्ति क्या आ रहा है? का आ रहा है, तो इसलिए यहाँ क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्येक 4 विकल्पों में से बेमेल शब्द को चिन्हित कीजिए। यानी 4 में से एक बेमेल है, कौन सा? समस्या, खेद, कठिनाई, जटिलता। इनमें 3 समान है, एक विभिन्न है इसमें से, यानी भिन्न है। कौन सा है वह? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खेद। खेद क्या है? यह दुख की पर्यायवाची है। बाकी समस्या, कठिनाई, जटिलता यह मेल है, यानी यह समस्या की पर्यायवाची तीनों है, लेकिन यह खेद जो है यह क्या है? यह भिन्न है। चलिए अगला प्रश्न है, घर, प्रियजन, परिवार, बच्चे। तो इसमें मतलब बेमेल शब्द कौन सा है? घर, प्रियजन, परिवार, बच्चे। तो बताइए इसका सही आंसर हो जाएगा घर। घर क्या है? वह बेमेल है। परिवार, प्रियजन तथा बच्चे ये क्या है? यह रिश्तों को दिखा रहा है। परिवार, प्रियजन और बच्चे क्या दिखा रहा है? यह दिखा रहा है रिश्ते को। और जबकि घर क्या है? घर इसमें से भिन्न है। चलिए अगला प्रश्न है, जिस समास का पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? संबंध तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव, द्वंद्व। तो जिस समास का पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान हो वह कौन सा समास कहलाता है? बताइए, तो वह कौन सा समास कहलाता है? वह कहलाता है अव्ययी भाव समास। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, तो जो लोग चैनल पर नए हो प्लीज़ जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए एवं शेयर भी कर दीजिए। और जो लोग सब्सक्राइब किए हैं वो लोग भी प्लीज़ चैनल को एक बार जरूर वीडियो को शेयर कीजिए और कुछ लोगों से और शेयर करिए कुछ लोगों के पास वीडियो को, ताकि हम और अच्छा वीडियो बनाएं। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 26 से 29, निम्न भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन हैं? दिए गए विकल्पों में से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन हैं? निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन हैं? सूरदास, कबीर, तुलसीदास, केशव। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कबीरदास। यानी कबीर क्या हैं? वो निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन हैं? वो हैं कबीरदास। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी, तमिल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदी। संविधान के भाग 17 में और अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा क्या होगी? वह होगी हिंदी। और लिपि क्या होगी? लिपि होगी देवनागरी। लिपि की बात की जाए तो कौन सी होगी? वह होगी देवनागरी। चलिए अगला प्रश्न है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? सूरदास, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, कबीरदास। तो कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद कामायनी के
रचयिता हैं। चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आदिकाल, रीतकाल, भक्तिकाल या आधुनिक काल? तो पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है। पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है। चलिए अगला प्रश्न है, दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संख्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे यानी दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संख्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? रूपक, उपमा, श्लेष, मानवीकरण। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसमें सही आंसर हो जाएगा मानवीकरण। मानवीकरण इसमें अलंकार है। जिस पंक्ति में क्या हो, निर्जीव वस्तु का वर्णन सजीव यानी मानव की तरह किया जाए या निर्जीव वस्तु का मानवीकरण कर दिया जाए, तो वहाँ कौन सा समास होता अलंकार होता है? तो वहाँ होता है मानवीकरण अलंकार। इसलिए इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें है मानवीकरण अलंकार। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? क, छ, त्र, ज्ञ। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम वर्ण किस वर्ण के बाद आता है? तो आता है क के बाद। किसके बाद आता है? क के बाद, क्योंकि छ क्या है? यह एक संयुक्त व्यंजन है। छ क्या होता है? संयुक्त व्यंजन है यह। चलिए अगला प्रश्न है, खग जाने खग की भाषा लोकोक्ति का उचित अर्थ नीचे दिए गए विकल्पों में से बताइए। पक्षियों की तरह बोलना, पक्षियों की भाषा न जानना, पक्षी अपनी भाषा स्वयं समझते हैं, या समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्प वाक्य के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 संख्या दी गई है। इनके बीच के अंशों को 4 भागों में बांटा गया है। य, र, ल और व संख्या दी गई है। ये चारों भाग उचित क्रम में नहीं हैं। इन चारों को उचित क्रम में लगाएं ताकि एक सही वाक्य बन सके। यानी चलिए क्या क्या दिया गया है? यह दिया गया है जिस प्रकार, अब यह में दिया गया है दहकता है उसी प्रकार, उसके स्वभाव का, मनुष्य का धैर्य, अग्नि का धर्म और पर्याय होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? जिस प्रकार दहकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिस प्रकार अग्नि का धर्म, जिस प्रकार अग्नि का धर्म यानी वह पहले होगा। अग्नि का धर्म दहकता है, जिस प्रकार अग्नि का धर्म दहकता है उसी प्रकार मनुष्य का धैर्य उसके स्वभाव का पर्याय होना चाहिए। यानी इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा व, य, र और ल। यानी व, य सॉरी इसका सही आंसर होगा व, य, ल और र। यानी ऑप्शन सी इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ है मित्र, महापंडित, महामूर्ख या शत्रु। तो बताइए अक्ल का दुश्मन का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा महामूर्ख। यानी अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ क्या होता है? वह होता है महामूर्ख। चलिए अगला प्रश्न है, वाक्य के अशुद्ध भाग यानी त्रुटिपूर्ण भाग को चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि न हो तो भाग डी को चिन्हित कीजिए। धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ न होगा, इसमें या कोई त्रुटि नहीं है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा?
तो इसमें बी नंबर जो है वो क्या है, वो गलत है। बी नंबर क्या दिया गया है, गलत है। यहाँ क्या होगा, धनवान को व्यर्थ में सहायता, व्यर्थ में सहायता, यहाँ बेकार नहीं होगा। धनवान को व्यर्थ में सहायता देकर कोई लाभ न होगा, यानी यहाँ बी नंबर जो दिया है यह त्रुटिपूर्ण शब्द है। चलिए अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सर्वोत्तम, सांसारिक, सच्चिदानंद या कीर्ति? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, सच्चिदानंद। सर्वोत्तम का क्या होता है? सर्वोत्तम होता है। सांसारिक का क्या होता है? सांसारिक होता है। और कीर्ति क्या होता है? कीर्ति होता है। चलिए, उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, या इनमें से कोई नहीं। तो उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है बताइए? इसका सही आंसर क्या होगा? तो उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आदि में। शब्द के आदि में क्या होता है? उपसर्ग का प्रयोग होता है। चलिए अगला प्रश्न है, मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग है? मीठा, थास, आस या प्यास? मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आस। मिठास में कौन सा प्रत्यय लगा है? इसमें लगा है आस। चलिए अगला प्रश्न है, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सत्याधन ग्रह, सतधन आग्रह, सत्यधन ग्रह या सत्यधन आग्रह? तो सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा सत्यधन आग्रह। सत्यधन आग्रह इसका सही संधि विच्छेद होगा, यानी सत्याग्रह। यह कौन सी संधि है? यह दीर्घ स्वर संधि है। चलिए अगला प्रश्न है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं संधि। क्या कहते हैं? संधि। तो चलिए आज के प्रश्न यही थे। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं कल इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।